अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल नोमान एंड ज़ुहैब ट्यूटोरियल्स। आज एमसीक्यूज कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले हम वीडियोस में 5 एमसीक्यूज कर लिए हैं। अब नंबर 6 से 4 पार्टिकल्स इंडिपेंडेंटली मूव एट द सेम स्पीड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सेम मैग्नेटिक फील्ड, व्हिच पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड द मोस्ट। यहाँ पर ये ऑप्शन है, तो याद रखें कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस या कोई भी हो सकती है, इसमें कोई चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर मूव करता है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता है और वो पार्टिकल यानी सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू करता है। तो रेडियस कैसे फाइंड करते हैं सर्कुलर पाथ का? R इज इक्वल एम बी अपान में ई बी। ये फार्मूला हम सर जे थॉमसन E बाय एम रेशो में पढ़ते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर वेलोसिटी और बी ये दोनों पार्टिकल की क्या हो, सेम हो। अब मास की तरफ देखें, मास जिसका कम होगा उसका रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी अगर मास कम है बिल्कुल तो रेडियस भी क्या होगा, कम होगा। अब देख लें आप किसका मास सबसे कम होता है, तो याद होगा आपको इलेक्ट्रॉन का मास सब पार्टिकल से बिल्कुल भी कम होता है। प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से मास ज्यादा होता है और हीलियम न्यूक्लियस का ज्यादा होता है, कॉपर आयन का और ज्यादा होगा मास। तो अगर मास कम है तो रेडियस कम होगा, रेडियस कम होगा मतलब डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, वो पार्टिकल ज्यादा डिफ्लेक्ट कर गया होगा। जैसे रेडियो एक्टिविटी में हम क्या पढ़ते हैं कि किसी भी कंटेनर में कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रहते हैं और उनमें से कोई रेडिएशंस निकलते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। तो अगर गामा देखेंगे वो बिल्कुल सीधा जाता है, नो डिफ्लेक्शन होती है, नो चार्ज होती है, एनर्जी होती है। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें कि इस तरह से कोई पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ, दूसरा पार्टिकल कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है, तो अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और कौन सा पार्टिकल पॉजिटिव, यानी कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा है। तो जिसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा है तो मतलब उसका रेडियस क्या है, कम है, तो इसकी डिफ्लेक्शन क्या है, ज्यादा है, यानी इसका रेडियस क्या होगा, कम होगा। तो यानी क्या होगा, ये बीटा इलेक्ट्रॉन होगा, यानी दिस विल बी बीटा पार्टिकल। और ये क्या हो सकता है, ये अल्फा हो सकता है क्योंकि इसकी डिफ्लेक्शन कम है, इसका रेडियस ज्यादा है, ठीक है। तो यानी यहां पर कौन सा ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी सबसे। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द सर्किट डायग्राम शोज द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ। यहाँ पर ये नेटवर्क है डायग्राम में, यहाँ पर रेजिस्टर्स कनेक्टेड है सीरीज में, कुछ पैरेलल में, हर एक की रेजिस्टेंस है R, हर किसी की रेजिस्टेंस क्या है, R है। और हमें फाइंड करनी है इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट X एंड Y। इफेक्टिव मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही आसान है। आप देखें कॉम्बिनेशन कौन सी है इन दोनों के बीच में, दीज आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्टली फाइंड करते हैं। तो यानी अगर इन दोनों की अगर हम सीरीज फाइंड करें तो R प्लस R, ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे, 2R। सो 2R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू। उसके अलावा ये दो कंबाइन हो गए, एक हो गए, उसके बाद ये जो रेजिस्टर है इन दोनों से क्या होगा, पैरेलल में होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के लिए अगर आप ये डायग्राम बनाना चाहें तो भी ठीक है। इन दोनों को हमने मिलाया तो ये R डैश बन गया। अब ये R डैश जो है इसके साथ इसमें होगा पैरेलल में, ये है R। और उसके अलावा बाद में हमारा ये सेम होगा R। इस तरह से हमने डायग्राम को यहां पर बनाया। अब देखें ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल में हैं, इन दोनों की अब इसकी रेजिस्टेंस है 2R, इसकी है R, तो 2R एंड R इन दोनों की क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। फार्मूला क्या होता है, 1/R डैश इक्वल 1/2R प्लस 1/R। तो पैरेलल के लिए अगर डायरेक्ट एलसीएम लें और फार्मूला क्या बनता है, प्रोडक्ट अपॉन सम, यानी 2R इंटू R अपॉन में 2R प्लस R। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो R डैश इक्वल टू 2 इंटू R इंटू R अपॉन 2R प्लस R, यानी ये होगा 3R। R कैंसिल हो गया, क्या बचा 2R बाय 3, क्या बचा 2R बाय 3। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिली किसकी, इन दोनों की। अब ये दोनों मिलके एक हो गए तो वो और ये रेजिस्टेंस किसमें होंगे, सीरीज में। तो इसकी ये रेजिस्टेंस को हम कहते हैं R डैश। तो यानी ये रेजिस्टेंस हमारी R डैश, इसके साथ ये R किसमें है, सीरीज में।
उसके बाद सेम डायग्राम आगे ये बना देते हैं। अब ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों को मिलाएंगे सीरीज में, तो उनको आर डबल डैश कह देते हैं। आर डबल डैश इक्वल टू आर प्लस आर डैश का वैल्यू कितना है 2r/3, 2r/3। अब इनका एलसीएम लेंगे, आर डबल डैश इक्वल टू एलसीएम विल बी 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3r प्लस 2r यानी 5r/3। ये दोनों मिलके क्या हो गए सीरीज में, और उसके बाद आर डबल डैश और ये किसमें होंगे लास्ट पैरेलल में। ठीक है, ये आर डबल डैश और ये जो आर है ये किसमें है, ये है पैरेलल में। तो लास्ट पैरेलल में हम फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट आर ई इक्वल टू आर डबल डैश इंटू आर अपान में आर डबल डैश प्लस आर, वैल्यू पुट करेंगे इनके, तो आर डबल डैश का वैल्यू कितना है 5r/3, 5r/3 इंटू आर अपान में 5r/3 प्लस आर। अब इनका एलसीएम लेंगे, दिस विल बी 3r प्लस 5r यानी 8r/3, ये होगा 5r/3 इंटू आर अपान में 8r/3। तो कैंसिल आउट करेंगे, 3 कैंसिल हो गए और उसके बाद r एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा 5r/8। तो फाइनल आंसर विल बी 5r/8। 5r/8 is the answer. C option is correct. Okay guys, question number 8 है, a row of 25 decorative lights connected in series are connected to main transformer. When the supply is switched on, the lights do not work. The owner uses a voltmeter to test the circuit. When voltmeter is connected across a third bulb in the row, the reading of 0 is obtained. Which of the following cannot be the only fault in the circuit? क्या हो रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम 25 डेकोरेटिव लाइट्स यूज कर रहे हैं। लेट्स सपोज दीज आर द डेकोरेटिव लाइट्स, ये हम सीरीज में इस तरह से यूज कर रहे हैं। अब हमें कह रहा है कि कौन सा फॉल्ट नहीं हो सकता, अगर वो लाइट्स वर्क नहीं कर रही है तो कौन सा फॉल्ट नहीं हो सकता। पहले ऑप्शन को पढ़ें, द फिलामेंट ऑफ वन ऑफ द अदर बल्ब्स हैज ब्रोकन, यानी किसी एक जो है बल्ब की फिलामेंट ब्रेक हो गई है, ये फॉल्ट हो सकता है। कोई कौन सा नहीं हो सकता है ये हमें सिलेक्ट करना है। सेकंड वन क्या है, द फिलामेंट ऑफ थर्ड बल्ब हैज ब्रोकन, तीसरे बल्ब की फिलामेंट ब्रेक हो गई है। यानी अगर तीसरे बल्ब की फिलामेंट ब्रेक हो गई है तो आप यहाँ पर यानी स्टेटमेंट में पढ़ के आए, व्हेन द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस थर्ड बल्ब, जब हम इस थर्ड बल्ब में, ये लेट्स सपोज फर्स्ट वन ये है, सेकंड ये थर्ड, तो थर्ड बल्ब में जब हम वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं तो वोल्टमीटर हमें क्या बताता है, द रीडिंग ऑफ 0 इज ऑब्टेन, यानी ये 0 रीडिंग बता रहा है। इसका मकसद क्या हुआ कि अगर यहां से थर्ड बल्ब जो है नहीं चल रहा, मतलब इसमें कोई करंट नहीं है, अगर इसमें करंट नहीं आ रहा तो इसका मकसद कि इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होनी चाहिए, क्योंकि अगर करंट नहीं हो रहा, ब्रेक हो गया, तो मतलब ये ओपन सर्किट हो गया है। तो आपको पता है जब भी ओपन सर्किट होता है तो करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगी जो कि वोल्टमीटर हमें बताएगा, लेकिन ये कह रहा है कि 0 पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है, मतलब ये पार्ट उसमें नहीं हो सकता। द फिलामेंट ऑफ थर्ड बल्ब हैज ब्रोकन, ये नहीं हो सकता। बाकी सी में पढ़े, द फ्यूज इन द मेन ट्रांसफार्मर हैज ब्लोन, हो सकता है कि ट्रांसफार्मर का फ्यूज ही उड़ गया हो। उसके अलावा नंबर चौथा है, देयर इज अ ब्रेक इन द वायर फ्रॉम द सप्लाई टू द ट्रांसफार्मर, यानी जहां से मेन लाइन आ रही है तो बीच में कहीं ब्रेकर लगा हो। ठीक है, तो बी जो है वो पार्ट नहीं हो सकता। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्जेस ऑफ पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलम एंड नेगेटिव 2 माइक्रोकूलम आर सिचुएटेड एट पॉइंट्स P एंड Q respectively as shown below, जैसे डायग्राम में गिवन है। when x is the midway between P and Q, x जो है वो P and Q के बिल्कुल मिड पॉइंट पे है। अब हमसे पूछ रहा है which of the following correctly describe the electric field and electric potential, ये ऑप्शन गिवन है। ये लेफ्ट साइड वाला काम इलेक्ट्रिक फील्ड का है और राइट साइड पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कौन सा कॉलम मैच कर रहा है कंडीशन को।
तो पहले ऑप्शन में क्या है, टुवर्ड्स क्यू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है किस डायरेक्शन में होगा। तो देखें यहाँ पर ये P के पास पॉजिटिव चार्ज है, Q के पास नेगेटिव चार्ज है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हमें x पॉइंट पे लेना है तो P से पॉजिटिव से आउटवर्ड x की तरफ, और ये जो Q नेगेटिव है इसमें इनवर्ड यानी नेगेटिव की तरफ। तो ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ हो रहा है, टुवर्ड्स Q, यानी P टू Q हो रहा है। तो देखें टुवर्ड्स Q ऑप्शन में क्या है, A और B है, बाकी C और D को छोड़ना है। अब A और B में टुवर्ड्स Q, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या कंडीशन है कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है और दोनों ही अपोजिट है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो x पॉइंट पर नेट पोटेंशियल क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि पोटेंशियल का फार्मूला हमने पढ़ा है ड्यू टू पॉइंट चार्ज के Q अपॉन में R है। तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यानी टुवर्ड्स Q इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी जीरो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। A fixed mass of the gas in a thermally insulated container is compressed. After compression the temperature of the gas will heat। यानी एक कंटेनर में कोई गैस फिल की गई है और वो थर्मली इंसुलेटेड है, यानी इंसुलेटेड है, उसमें ना हीट इन हो सकती है ना आउट हो सकती है। अब उसमें कंप्रेशन कर रहे हैं हम, यानी पिस्टन डाउन आ रहा है। तो कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, आप नॉर्मली अंदाजा लगाएं कि हमारे पास सपोज ये एक कंटेनर है, ठीक है, और ये एक पिस्टन है, हमारे पास पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है। हम अगर प्रेशर अप्लाई करें, कंप्रेशन कर रहे हैं, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और थर्मल इंसुलेटेड है तो यानी गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोजर आएंगे और एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने से क्या होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, सिस्टम की बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, फॉलन, यानी टेम्परेचर फॉल कर गया होगा, नहीं, यानी जैसे ही पिस्टन डाउन आएगा, कंप्रेशन होगी तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर्स भी बढ़ेगा, राइज होगा, फॉल नहीं होगा, क्योंकि आपस में कोलिजन होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी। तो यानी ए ऑप्शन में है फॉलन, ये तो नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में भी देखें फॉलन है, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, रिमेन कांस्टेंट इफ द कंप्रेशन इज वेरी स्लो, यानी कंप्रेशन कितनी भी स्लो करें लेकिन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोजर तो आएंगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मतलब ये सी भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन क्या है, राइज इन, टेम्परेचर राइज कर गया होगा, सिंस डूइंग वर्क डन ऑन द गैस इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे हमने बात की कि जैसे ही कंप्रेशन करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी इंटरनल एनर्जी जो है उनकी बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ई में देखें राइज है, लेकिन सिंस देयर आर मोर इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स एंड सो मोर हीट इज प्रोड्यूस, तो यहाँ पर हीट की बात नहीं करेंगे क्योंकि सिस्टम एक तो थर्मली इंसुलेटेड है और हम जानते हैं कि सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल के बीच में जो एनर्जी होती है वो इंटरनल एनर्जी होती है और हीट उस इंटरनल एनर्जी का एक समझो कि एक पार्ट होता है।